Good morning, children. Continuing with the fifth chapter of history, that is the rise of the kingdom. आज हम जानेंगे कि किस वजह से मगध राज्य इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो पाया। तो जैसा कि हमने पहले नोट किया था कि आउट ऑफ 16 महाजनपदास नॉर्दर्न इंडिया में मगध राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य के रूप में उभर के आया था और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मगध राज्य को एक पावरफुल पोजीशन में ले जाने के लिए। तो उनमें से हम एक एक करके हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला एम्बिशियस रूलर्स और उनके प्लान के बारे में। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी रूलर्स, जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चाहते थे रूलर्स। तो मगध राज्य में काफ़ी इस तरीके के रूलर्स थे और वो चाहते थे कि अब उनका राज्य सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उनके राज्य की जो बाउंड्रीज़ हैं यानी कि लैंड एरियाज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाए। और बिम्बिसारा ने एक प्लान अपनाया था, वो था मैट्रिमोनियल अलायंस का, यानी कि शादी के द्वारा मेल या मित्रता बढ़ाना। इस प्लान को बिम्बिसारा ने अपनाया था और उन्होंने जीत हासिल करी थी अंग राज्य में। अजातशत्रु ने टुक ओवर किया था वैशाली और कोसला में, जबकि महापद्मानवा नंदा ने टुक ओवर किया था कलिंग राज्य में, जिसकी वजह से मगध राज्य काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना। एनेक्स का मतलब टुक ओवर होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे रिच नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिच आयरन और रिसोर्सेज जो मगध में प्रेजेंट था, उसकी वजह से रूलर्स काफ़ी अच्छे तरीके से अपने टूल्स और वेपन्स को तैयार कर पाते थे और जिसकी वजह से ग्रोथ हुई इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, व्यापार में, और जिसकी वजह से मगध राज्य भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते चला गया। और का मतलब होता है जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं उनको निकाला जाए। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, तो लैंड जो कि अंडर में था मगध राज्य के, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था यानी कि उपजाऊ था, और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मगध राज्य बहुत ही अच्छे से कंडीशन में था। उसकी मगध राज्य की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में थी और जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट हो रहा था पूरे राज्य में, और जो खजाना था मगध राज्य का वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा था। अब हम जानेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन अ किंगडम के बारे में। तो जो पोजीशन था किंग का, उसके बारे में हम डिटेल्स में इस पॉइंट में जानेंगे। तो किंगडम को रूल किया जाता था किंग के द्वारा और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो हेरिडिटी थी, हेरिडिटी मोनार्की थी, यानी कि वंश के हिसाब से चलता आ रहा था। और किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट थे, वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। बड़े से पैलेस में रहते थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स भी थे उनके साथ, और वो गार्जियन थे लोगों के लाइफ के, सोसाइटी और रिलीजन के। अब हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उस टाइम पे कुछ पब्लिक असेंबली थी और कुछ एडवाइसर्स थे जो कि मदद करते थे किंग को राज्य के कामकाज को संभालने के लिए। पुरोहित थे, दामात्याज जिन्हें मिनिस्टर्स भी बोला जाता है, ऑफिसर्स थे जो कि किंग की मदद करते थे, और जो हेडमैन ऑफ द विलेज था उन्हें बोला जाता था ग्रामीणी। वो भी मदद करते थे किंग को राज्य के कामकाज को संभालने के लिए, और जो हेड होते थे विलेजेस को, वो उनको ये परमिशन मिली हुई थी कि वो किंग से मिल सकते थे, और किंग के पास पावर होती थी कि वो कलेक्ट करे टैक्सेस, और किंग को मिलता था 1/6 शेयर जो कि टोटल प्रोडक्शन होती थी फार्मिंग में, और टैक्सेस को पे किया जा सकता था कैश में। और इसी प्रकार से क्राफ्ट्समैन को भी अपना जो भी तैयार किया हुआ प्रोडक्ट होता था उनमें से शेयर देना पड़ता था किंग को। कभी कभी उनको फ्री में भी काम करना पड़ता था किंग के लिए। अब हम जानेंगे लाइफ ड्यूरिंग मगधन एक्सीडेंसी। सबसे पहले द विलेज, तो ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे वैदिक एज में रहा करते थे, और प्रत्येक विलेज में एक हेडमैन हुआ करता था, और विलेजेस अपने प्रॉब्लम्स या फिर मैटर्स को खुले आसमान के नीचे डिस्कस करते थे। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, मदद करते थे पब्लिक वर्क के लिए या पब्लिक कामों के लिए, और विलेजेस कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ रोडवेज से या फिर थ्रू रिवर्स विद द यूज़ ऑफ बोट्स। और जो हेडमैन था वो लिंक था बिटवीन विलेजेस और किंग के बीच, और किंग कुछ कुछ विलेजेस और लैंड्स के मालिक थे। द टाउन्स और सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है इस पीरियड का। कुछ टाउन जो मगध राज्य के थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बने व्यापार के लिए। उनमें से हैं
उज्जैनी, श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ थे। लोग जो टाउन्स में रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा सभ्य थे, और जो मर्चेंट्स टाउन्स में रहते थे वो विलेजेस में जाते थे ताकि वो रॉ मटेरियल्स खरीद सके और अपना जो बनाया तैयार किया हुआ जो भी गुड्स है या फिर जो भी मटेरियल है उसको बेच सके। और मनी लेंडिंग यानी कि पैसा देना एक पेइंग बिजनेस था, यानी इसके लिए पैसा दिया जाता था। और कभी कभी लोग मॉर्गेज रखते थे, वाइव्स एंड चिल्ड्रन को मॉर्गेज रखना, गिरवी रखते थे अपने बच्चों को। अब हम जानेंगे ऑक्यूपेशंस के बारे में। तो फार्मिंग एक पॉपुलर ऑक्यूपेशन था। इसके अलावा पेंटर्स, कारपेंटर्स, फिशरमैन, हंटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियन ये भी रहते थे। और ऑक्यूपेशन भी हेरिडिटी था, यानी कि अपने वंश के हिसाब से चलता रहता था। ऑक्यूपेशंस का मतलब कामकाज। तो गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन को बोला जाता था श्रेणीज, वो भी एग्जिस्ट करते थे। गिल्ड्स यानी कि ग्रुप ऑफ क्राफ्ट्समैन को भी बोला जाता था श्रेणीज, वो भी एग्जिस्ट करते थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से मगध राज्य पावरफुल बना। तो सबसे पहले हमने जाना था एम्बिशियस रूलर्स और उनके स्ट्रैटेजी यानी कि प्लान के बारे में, महत्वाकांक्षी रूलर्स और उनके प्लान के बारे में। मगध में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रूलर्स थे और वो चाहते थे कि उनका राज्य सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उनके राज्य की जो लैंड एरियाज़ है वो भी बढ़ते रहें। और बिंबिसारा ने प्लान अपनाया था मैट्रिमोनियल अलायंस का, दैट इज़ शादी के द्वारा मित्रता बढ़ाना या मेल बढ़ाना। सेकेंड, हमने जाना था रिच नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिच आयरन ओर रिसोर्सेज जो कि मगध में थे, उसकी वजह से रूलर्स अपने टूल्स और वेपन्स को अच्छी क्वालिटी का तैयार कर पाते थे, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। फिर हमने जाना फर्टिलिटी ऑफ लैंड के बारे में। जो लैंड था अंडर फार्मिंग मगध राज्य में वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रही थी, और इसकी वजह से मगध की जो इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन में थी। फिर हमने जाना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन अ किंगडम के बारे में। तो किंगडम या फिर राज्य रूल किया जाता था किंग के द्वारा, और किंग बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट थे, और उन्हें वो बिल्कुल गॉड की तरह थे, बड़े पैलेस में रहते थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स भी थे। फिर हमने जाना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो कई सारे मिनिस्टर्स थे, पुरोहित थे, ऑफिसर्स थे जो किंग की मदद करते थे राज्य के कामकाज को संभालने के लिए, और हेडमैन ऑफ द विलेज को बोला जाता था ग्रामीणी, वो भी मदद करते थे किंग को राज्य के काम को संभालने के लिए। लाइफ ड्यूरिंग मगध एंड एक्सीडेंसी विलेज, ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे, बिल्कुल वैदिक एज की तरह, और प्रत्येक विलेज में हेडमैन हुआ करता था, और विलेजेस डिस्कस करते थे अपने प्रॉब्लम्स खुले आसमान के नीचे, वो एक दूसरे की मदद भी करते थे। फिर हमने जाना टाउन के बारे में। तो टाउन्स एंड सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इस टाइम पे। कुछ टाउन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बने व्यापार के लिए। ऑक्यूपेशंस में हमने जाना कि फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑक्यूपेशन था, पर इसके अलावा पेंटर्स, कारपेंटर्स, फिशरमैन, हंटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियन ये भी साथ रहते थे, और ऑक्यूपेशन भी हेरिडिटी था, यानी कि वंश के हिसाब से चलता था। और गिल्ड्स जो कि यानी कि ग्रुप ऑफ क्राफ्ट्समैन को बोला जाता था, जिन्होंने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया था क्राफ्ट्समैन ने, उन्हें बोला जाता था श्रेणीज, वो भी एग्जिस्ट करते थे। सो स्टूडेंट्स, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.